हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं HAP यानी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सेल, और इसके अंदर जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स दे रखे हैं उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे, और फिर लास्ट में इस चैप्टर से जो क्वेश्चन अलग अलग स्टेट में पूछे गए हैं उसको मेंशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सेल क्या होता है, और इसका डेफिनेशन एक आध नंबर के क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आपको समझना ज़रूरी है। तो सेल की डेफिनेशन क्या है? सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये आपको ऐसे ही रट लेना है। रटना क्या है, एक लाइन का डेफिनेशन है, ठीक है। तो सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? सबसे बेसिक है। बेसिक मतलब समझिए कि छोटा, स्मॉलेस्ट भी कह सकते हैं। सेल क्या है? स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें एक एक वर्ड को मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ूंगा, ठीक। तो बेसिक आप समझ गए कि स्मॉलेस्ट या छोटा। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल का मतलब क्या है? और ये जो है यहाँ पे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, अगर इतना ही आप ध्यान देंगे तो आपको समझने में बड़ी दिक्कत होगी। इसको हम इसके साथ में लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जगह पे आप लाइफ भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तब आप इसको जब यूनिट को इस लाइफ से या लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिला के समझेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएंगी सारी बातें। तो सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्या मतलब है कि मुझे आप देखिए कि मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ, ठीक। अब मैं जो बना हूँ, तो मेरा जो स्ट्रक्चर बन रहा है, तो उसके लिए जो बेसिक यूनिट है, अब यूनिट क्या है उस पर भी आऊँगा, ठीक है ना। तो मेरे ये बॉडी का जो एक पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसके बनाने के लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कहाँ से मिलता है? हमको सेल से मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि सेल जो होता है ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी, ठीक है ना। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि घर बनता है तो उसमें एक ईंट लगा दिया, ठीक, फिर दूसरी ईंट लगा दी, फिर तीसरी ईंट लगती है। तो ये क्या है? ये घर बनाने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी जो बनती है वो क्या है? सेल से। बहुत सारे सेल मिलते हैं तो टिश्यू बन जाते हैं, टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन बन जाते हैं, ऑर्गन बहुत सारे जब एक साथ जमा होते हैं तो हम उससे बन जाता है एक सिस्टम, फिर बहुत सारे सिस्टम मिलके हमारी क्या होती है? बॉडी बनती है। समझ रहे हैं ना। तो सेल क्या है? ये एक स्ट्रक्चरल क्या है? यूनिट है। सेल क्या है? एक स्ट्रक्चरल यूनिट है। किसका? लाइफ का। समझ में आ गया होगा कि एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए मेरा ये हाथ है, इसका एक स्ट्रक्चर है, तो ये स्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये बहुत सारे जब सेल मिल के एक साथ मिलते हैं तब एक क्या स्ट्रक्चर बनता है। और ये क्या है? इसीलिए कहते हैं कि सेल क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट है। किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब ये फंक्शनल क्या है फिर? अब ये जो सेल है ना, ये अपने तौर पे बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि मान लीजिए इसी सेल के अंदर आपका एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, इसी सेल के अंदर आपका प्रोटीन बनता है, इसी सेल के अंदर आपके लिपिड बन जाती है। समझ रहे हैं ना। तो ये क्या है? बहुत सारे क्या कहते हैं फंक्शन परफॉर्म करता है हमारे लाइफ को जिंदा रखने के लिए, हमारे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए। समझ में आ रही बात? तो अब इतना आप समझ गए कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए या उसके लाइफ के लिए सेल क्या है? एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, ठीक। स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर देने के लिए, और फंक्शनल मतलब बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है हमारी बॉडी के अंदर जो होते हैं, तो वो सेल के अंदर होते हैं बहुत सारे, ठीक है ना। अब ये यूनिट का मतलब क्या है? तो आप ये देख पा रहे होंगे कि इसमें कई सारी, एक सेल है, ठीक है ना। ये एक सेल है, इसके अंदर बहुत सारे क्या है? कंपोनेंट हैं। कोई एक चीज़ नहीं है, बहुत सारे कंपोनेंट हैं, इसलिए इसको यूनिट बोला जा रहा है। कोई एक चीज़ होती तो उसको हम लोग क्या बोल देते? सिंगल ऑर्गेनल बोल देते। लेकिन सेल क्या है? कोई एक चीज़ नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट हैं जो अलग अलग फंक्शन करते हैं। अगर सबका फंक्शन एक होता तब भी हम उसको सेल बोल देते या एक ऑर्गन बोल देते, लेकिन इसमें अलग अलग ऑर्गेनल्स हैं और अलग अलग उनके फंक्शन हैं, इसलिए ये क्या है? ये पूरा एक यूनिट है, एक कम्युनिटी है। समझ रहे हैं ना? एक पूरा यूनिट है। अब ये भी कि अब एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखिए कि जो सेल होता है ये सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट नहीं होता है हमारी बॉडी का। ये बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि जो सेल है ये सबसे छोटा कंपोनेंट है। ऐसा नहीं है। इससे अब इसी सेल के अंदर देखो कितने छोटे छोटे कंपोनेंट्स दिख रहे हैं। तो ये नहीं कहना कि ये सबसे छोटा कंपोनेंट है, बल्कि ये सबसे छोटा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, सबसे छोटा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। सिर्फ ये भी नहीं कहेंगे कि सबसे छोटा यूनिट है, इसलिए कि इसी में माइटोकॉन्ड्रिया ये पूरा अपने आप में एक सेल है, लेकिन ये स्ट्रक्चरल नहीं है।
फंक्शन बहुत सारा करता है, लेकिन ये स्ट्रक्चरल नहीं है। ये हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए ये मतलब एक तरीके से मतलब बेसिक रोल परफॉर्म नहीं करता है। समझ में आ रही बात है? नहीं तो इसका पूरा एक समझिए अपने आप में एक सेल है, इसके अंदर क्या कहते हैं बहुत सारी जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं वो अपनी पूरी कर लेता है। समझ में आ रही बात? तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ये लाइफ के लिए, लाइफ को जिंदा रखने के लिए। चलिए अब इसमें जो ये क्या कहते हैं इसको समझ लेते हैं, फिर उसमें जो भी चीज़ें हैं उन सबको अलग अलग हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, इसलिए कि आपके सिलेबस में पूछता है कि कंपोनेंट्स ऑफ सेल बताइए। तो सेल के क्या कंपोनेंट्स हैं? तो कंपोनेंट्स का मतलब यह है कि इसके अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं ये बहुत सारी, उन्हीं को बोलते हैं कंपोनेंट्स। इसके अंदर इतनी चीज़ें हैं कि अभी तक उनकी सारों की क्या है डिस्कवरी नहीं हो पाई, खोज नहीं हो पाई है। समझ रहे हैं ना? जो मेन चीजें हैं वो हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, एक सेल, और फिर ये क्या है, उसके बाद आप पढ़ेंगे क्या, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है कि ये बहुत सारी चीजें, मान लीजिए ये बहुत सारी चीजें अलग अलग, अब उनको कोई एक चीज़ के अंदर रख दिया जाए, एक बैग है, एक समझ रहे हैं, एक बैग के अंदर इस सब चीज़ों को रख दिया तो ये एक मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली, ठीक। तो ये मेम्ब्रेन है जो इन सारे जो ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के अंदर उन सबको क्या अपने अंदर बंद करके, इनक्लोज करके, इसको बोलते हैं इनक्लोज करना, ठीक है ना, अपने अंदर इनक्लोज करके बंद करके रखता है। तो ये जो इनको सबको घेर के रखता है और सेल को एक स्ट्रक्चर देता है वो होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है आपका गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी बोलते हैं इसको। गोल्जी बॉडी क्या करता है, ये जो यहाँ पे ना आपका ये क्या कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यहाँ पे क्या बनते हैं, प्रोटीन बनता है, यहाँ पे लिपिड बनता है, ठीक है। तो ये जो लिपिड वगैरह बनते हैं कुछ तो यहाँ पे भी स्टोर होते हैं और बाकी आके यहाँ पे स्टोर होते हैं। कहाँ पे? गोल्जी बॉडी के अंदर। ये देख रहे हैं ना, ये बन रहा है प्रोटीन वगैरह, तो ये आके यहाँ पे स्टोर होते रहते हैं। और भी क्या है, प्रोटीन वगैरह जो इधर उधर रहते हैं उनको मॉडिफाई करता है, रिसीव करता है और क्या करता है ये अपने यहाँ पे स्टोर कर लेता है, ठीक। उसके बाद आता है आपका सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है, ये जब सेल डिवीज़न में एक बहुत बेसिक मतलब रोल प्ले करता है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए एक सेल है, उससे दो सेल बनते हैं, फिर उस सेल फिर आपस में डिवीज़न होकर सेल बनते हैं। आदमी की बॉडी जब बढ़ती है तो कैसे बढ़ती है, सेल का डिवीज़न होता है, ठीक है ना। तो सेल डिवीज़न में ये बहुत अहम रोल क्या है प्ले करता है। उसके बाद आता है आपका वैक्यूल। तो वैक्यूल क्या है, ये समझिए कि आप कोई खाली जगह है, ठीक है ना। ये जैसे कि मान लीजिए वाटर वगैरह है या और भी जो इधर उधर की चीज़ें होती हैं तो ये अपने अंदर स्टोर करके रख लेता है। इसका समझिए कि जो खाना होता है इसका वो इसमें क्या है आके स्टोर होके रहते हैं वैक्यूल के अंदर, और वाटर वगैरह ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे स्टोर रहता है, ठीक। उसके बाद आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे ना खास तौर से क्या होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है और क्या होता है, एटीपी बनता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यहाँ पे बनता है। एक पूरा प्रोसेस होता है जो आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री के अंदर कि कैसे यहाँ पे बनता है। लेकिन इतना याद रखिए कि यहाँ पे क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज आया और ग्लूकोज क्या होता है, टूटता है, ग्लूकोज बाहर भी टूटता है। ग्लूकोज क्या होता है, आपका सेल है, ठीक है ना, यहाँ पे भी टूट रहा है ग्लूकोज, ठीक है ना। फिर उसके बाद एक प्रोसेस आता है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, यानी ग्लूकोज टूटता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। वो एक स्टेप आता है, वहाँ जाके मतलब कुछ एटीपी बन जाते हैं, कुछ एनर्जी मिल जाती है आपको। फिर उसके बाद एक और आगे स्टेप आता है जिसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, जहाँ पे हमको ना मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी मिलती है, एटीपी मिलती है। वो फंक्शन होता है इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसीलिए इसको बोलते हैं कि चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी या पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। यहाँ पे असल में एनर्जी जमा होती है, जमा होने का मतलब असल में ये है कि यहाँ पे बनती है बहुत अमाउंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी, तो यहाँ पे भी बनती है, ठीक है ना। ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लूकोज टूटता है, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा अमाउंट में टूटता है, ठीक है ना। उसको एकदम अच्छे से निचोड़ लेते हैं, समझ रहे हैं, अच्छे से क्या करते हैं, निचोड़ के जितना भी उसके अंदर एटीपी होता है सब निकाल लेते हैं। और एटीपी क्या है, समझिए एक तरीके से यही एनर्जी है जो हमारी बॉडी यूज़ करती है। मैं बोल रहा हूँ तो मैं सीधे ग्लूकोज नहीं यूज़ करता हूँ, सीधे ग्लूकोज नहीं यूज़ कर सकता कोई भी, बल्कि क्या करते हैं उसको हम लोग एटीपी बनता है, फिर उस एटीपी को एनर्जी के तौर पर यूज़ किया जाता है। समझ में आ रही बात? जैसे कि हम लोगों के पास क्या मान लीजिए पैसा होता है ना, पैसा कोई सामान खरीदने के लिए हम लोग पैसा यूज़ करते हैं, ऐसे ही एटीपी इनके लिए समझिए एक तरीके से पैसा है, एनर्जी है। उसके बाद आता है आपका न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जानते हैं कि मतलब हर सेल के अंदर एक सेंटर होता है, ठीक है ना, सेंटर होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस का भी एक मेम्ब्रेन होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ठीक है ना। इसके अंदर प्लाज्मा भी होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियो प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है ना, जो द्रव है, जो लिक्विड चीज़ है। अब ये जो है ये किसके अंदर है, ये जो भी आपको ऑर्गेनल दिख रहे हैं ये किसके अंदर होते हैं, ये एक लिक्विड जैसी चीज़ होती है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है ना, या सेल प्लाज्मा बोल लीजिए, ठीक। तो ये जो प्लाज्मा है तो एक तो ये सेल का हो गया और एक ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर एक अलग प्लाज्मा है, ठीक है ना, तो उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक।
और ये जो बीच में सबसे सेंटर जो है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, यहाँ पे न्यूक्लियोलस बोल देते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये कुछ खास चीज़ें, इसके अंदर फिर डीएनए होता है, आरएनए होता है, कुछ प्रोटीन वगैरह भी होते हैं, ठीक। उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, जैसे आप ये देख पा रहे होंगे, ये स्मूथ है और ये रफ है। फ़र्क क्या होता है दोनों में, ये भी क्या एक तरीके से समझ लीजिए झिल्ली की तरह से है, एक मेम्ब्रेन है, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, जो ये यहाँ पे जो क्या कहते हैं राइबोसोम नहीं होते, जैसे कि इस वाले में जो क्या कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें होते हैं राइबोसोम, ठीक है ना। ये राइबोसोम बोलिए, राइबोसोम बोलिए, तो यहीं पे कहीं कहीं पे वो डॉट की तरह से होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है ये रफ जैसा दिखने लगता है, तो उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। और एक आता है जिस पे नहीं होते हैं ये, तो उसको बोलते हैं स्मूथ यानी प्लेन है एकदम, ठीक। अब ये जो रफ वाला होता है यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, और जो स्मूथ वाला होता है यहाँ पे क्या कहते हैं लिपिड आप समझते हैं, फैट वगैरह लिपिड का प्रोडक्शन होता है यहाँ पे। ये तो आप पूरा ये समझ गए। एक चीज़ रह गया इसके अंदर, साइटोप्लाज्म समझ गए, ये जो इसके अंदर जो लिक्विड है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर ये सारे क्या है घूमते रहते हैं, तैरते रहते हैं। लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम के बारे में भी एक आध नंबर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो लाइसोसोम क्या, इसको सुइसाइडल बैग बोलते हैं। ये समझिए एक बैग है जिसके अंदर इंजाइम होते हैं, क्या होते हैं, इंजाइम होते हैं, इनका अलग अलग फंक्शन होता है। ये क्या करते हैं, जैसे किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना, जैसे कि मान लीजिए कोई पैथोजन आ गया, बैक्टीरिया आ गया सेल के अंदर, अब उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कौन जाएगा, लाइसोसोम। और ये बहुत ज़्यादा मतलब अमाउंट में होते हैं, इसमें 3 दिख रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा ये सैकड़ों में होते हैं, ठीक है ना। और ये जहाँ जाएंगे अगर अपने आप का जो एंजाइम है वो निकालते हैं, तो उस चीज़ को क्या करते हैं डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको बैक्टीरिया है मान लीजिए, तो उसको क्या करेंगे फेगोसाइटोसिस करते हैं, अपने अंदर लेके उसको डाइजेस्ट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। और भी सेल के अंदर डाइजेशन वगैरह का जो काम होता है उसको ये परफॉर्म करते हैं, इसलिए इसको सुइसाइडल बैग भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, सुइसाइडल बैग बोलते हैं। मान लीजिए ये सेल क्या हो गया, ख़राब हो गया, डैमेज हो रहा है, ठीक है ना, अब ये काम का नहीं है, तो ये जो है ना बहुत सारे होते हैं, ये क्या करते हैं फट जाते हैं, पूरे सेल को फिर क्या करते हैं ख़त्म कर देते हैं, यानी डिस्पोजल करते हैं यहाँ से। तो मुझे लगता है कि जो भी ये मतलब सेल है आप ये पूरा समझ चुके हैं। अब इसका हम लोग थोड़ा फंक्शन देख लेते हैं। एक चीज़ और, इसमें टाइप, ये जो सेल है ना कई बार पूछ लेता है कि टाइप ऑफ सेल बताइए, तो जो सेल होता है ये 2 तरीके का होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि जो प्रोकैरियोटिक होता है ये सेल अभी पूरी तरीके से बना हुआ नहीं है, और उसमें क्या चीज़ नहीं बनी है सही से, जो उसका कहते हैं न्यूक्लियस है ना, वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है। एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, तो इसका जो न्यूक्लियस है ये पूरा एक मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, न्यूक्लियस का, और इसमें पूरा अच्छे से ये डेवलप हो गया है। लेकिन कुछ सेल ऐसे होते हैं, खासतौर से बैक्टीरिया वगैरह में होते हैं, कि इसका जो ये अब इसके अंदर जो मटेरियल है वो इसी के अंदर रहेगा, इधर उधर नहीं भागता है। लेकिन जो क्या कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, उनका ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छे से क्या है बना हुआ नहीं होता है, तो इसलिए इसके अंदर जो मटेरियल वगैरह है वो इधर को इधर भाग रहा है, कोई इधर फैल जा रहा है, कोई इधर फैल जा रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि न्यूक्लियस उसका अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, ठीक है ना। और जिसका बना रहेगा उसको बोलते हैं जैसे कि ये आप देख रहे हैं, इसका क्या कहते हैं जो न्यूक्लियस है पूरी अच्छी तरीके से एकदम बना हुआ है, और इसमें से क्या कहते हैं सारी चीज़ें इसी के अंदर रहती हैं, उसको बोलते हैं हम लोग यूकैरियोटिक सेल, ठीक। प्रो का मतलब होता है बिफोर, क्या होता है, प्रो का मतलब होता है बिफोर, ठीक है ना, प्रो का मतलब होता है बिफोर, और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो क्या हो गया प्रोकैरियोटिक का मतलब कि ऐसा सेल जिसका क्या कहते हैं अभी न्यूक्लियस बना नहीं है, बिफोर यानी बनने से पहले ही, ठीक है ना, बिफोर मतलब पहले होता है, तो यानी न्यूक्लियस से पहले ही जो सेल होता है, सेल की जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। ये सेल में मतलब न्यूक्लियस अच्छे से बना हुआ नहीं है, ये बैक्टीरिया वगैरह में होता है, और इसका साइज भी क्या होता है छोटा होता है यूकैरियोटिक सेल के मुकाबले में, ठीक है ना। यूकैरियोटिक जो सेल होता है उसके मुकाबले में इसका जो क्या कहते हैं साइज होता है वो छोटा होता है। और एक चीज़ और है कि ये जो कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें सेल वॉल पाया जाता है, ठीक है ना। सेल वॉल क्या है एक चीज़ समझ लीजिए, ये भी एक तो आप देख रहे हैं ये मेम्ब्रेन, ठीक है ना, ये है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, और इस मेम्ब्रेन के बाद एक और मेम्ब्रेन ऐसे चढ़ जाए, ठीक है ना, एक और दीवार बना दी जाए खूब मजबूत सी, जो सेल वॉल कहते हैं उसको। जो सेल वॉल होता है वो बहुत मोटा होता है और मजबूत होता है, वो बहुत मोटा होता है मजबूत होता है, तो बैक्टीरिया वगैरह में पाया जाता है और प्लांट वगैरह में सेल वॉल पाया जाता है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे छोटे छोटे फर्क हैं, तो उसमें आपको ध्यान नहीं देना, आपको ये ध्यान देना है कि दे डोंट हैव, ठीक है ना, दे डोंट हैव ए वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, कि उनके पास एक अच्छा सा डेवलप हुआ अच्छा सा बना हुआ न्यूक्लियस नहीं होता है, और इसमें एक अच्छा सा बना हुआ न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। और ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं, सेल के अंदर पाए जाते हैं।
अब एक टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ सेल, कि सेल के अंदर, यानी आपने देख लिया सेल, उसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं अब मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे मैंने दिया है, इसको आप याद कर लीजिएगा, इसलिए इसको अलग अलग कर दिया ताकि आप अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है ना। तो सेल मेम्ब्रेन हो गया, सबसे पहले क्या हो गया हमारा सेल, ठीक है ना, ये सेल हो गया, ठीक। अब ये सेल है तो ये सेल मेम्ब्रेन है, उसका सबसे बाहरी झिल्ली, तो ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। अब इसके अंदर जो चीज़ें पाई जाती है उसमें क्या होगा, आपका साइटोप्लाज्म होगा और न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। ये आपका साइटोप्लाज्म हो गया और ये बीच में एक न्यूक्लियस हो जाता है, ठीक। तो ये आपका साइटोप्लाज्म हो गया और ये फिर न्यूक्लियस हो गया। तो इसको हमने दो भाग में बांट दिया है, ठीक। अब ये जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर कुछ खास चीज़ें, बहुत सारी तो आपने देखा है, कुछ खास चीज़ें जैसे कि राइबोसोम हो गया, और क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और क्या हो गया गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है ना। और इसमें एक चीज़ और छूट गया, माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ा लीजिए, ठीक है ना, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। और आपका एक और लाइसोसोम, ये इसमें मैंने बनाया था लेकिन ये इसमें ये दिक्कत कर दिया कुछ, ये यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो लाइसोसोम हो गया आपका, ठीक है ना, लाइसो एस और आएगा, ठीक, लाइसोसोम, ठीक। तो ये लाइसोसोम हो गया, ये 5 याद कर लीजिए मेन, ठीक है ना, ठीक है। तो अब इसको कैसे याद करेंगे, तो आप ऐसे आसानी से याद कर लीजिए कि ये आर है, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, एक चीज़ आती है रेगमार, जैसे कहीं पे जंग वगैरह लग गया उसको छुड़ाने के लिए, तो आर से आपका हो जाएगा राइबोसोम, ई से हो जाएगा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना, और जी से हो जाएगा आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और एम से हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, और एल से हो जाएगा आपका लाइसोसोम। तो इसको आप ऐसे याद कर लीजिए कि रेग मार लाओ, ठीक है ना, क्या कहेंगे, ऐसे आपको आसानी से याद हो सकता है, बहुत बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, रेग मार, ठीक है ना। ये इतना हो गया, उसके बाद आप कर लीजिए रेग मार, इसको पूरा कर लीजिए, रेग मार और लाओ, ठीक है ना। तो एल से हो जाएगा आपका लाइसोसोम। तो ये इतना याद कर लीजिए। इसमें एक चीज़ और अगर आप इसमें, हाँ राइट, ठीक है ना, ये इतना आप याद कर लीजिए। और इसमें क्या करेंगे, डी से हो गया आपका डीएनए, डी एन एन एन, इसमें सब एन एन है फिर, ठीक है ना। डी से आपका डीएनए हो गया, उसके बाद न्यूक्लियोली हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, इसमें आप और बढ़ा लीजिए न्यूक्लियोप्लाज्म, उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, इसमें न्यूक्लियोलस कर लीजिए, ठीक है ना। तो आप एन एन से कर लीजिएगा। तो ये इसके क्या है, कुछ कंपोनेंट्स हो गए। एक ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि फंक्शन ऑफ सेल लिखिए, तो सबसे हम लोग पूरा जो सेल है उसका क्या फंक्शन होता है उसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं उनके क्या फंक्शन होते हैं वो हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ सेल बहुत सारे ये फंक्शन परफॉर्म करता है, कुछ हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। तो एक तो क्या, ये मेटाबॉलिज्म करता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि कुछ चीज़ों को तोड़ना और कुछ चीज़ों को बनाना। जैसे कि हमने खाना खाया तो उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, उसको तोड़ा जाता है, ठीक है ना, वो तोड़ के फिर ग्लूकोज बन जाता है, ठीक है ना, वो ब्लड स्ट्रीम में गया, अभी वो मतलब उससे सीधे हमको एनर्जी नहीं मिलती है, अब उस ग्लूकोज को भी तोड़ा जाता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे हो रहा है, ये सेल के अंदर होता है, उससे एटीपी बनाया जाता है, ठीक। तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैटाबॉलिक। अगर कोई चीज़ तोड़ी जा रही है उसको बोलते हैं कैटाबॉलिक, और अगर उस चीज़ को कोई चीज़ नई बनाई जा रही है, इसके अंदर दोनों चीज़ें आती है। मेटाबॉलिज्म के अंदर कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों आता है, ठीक है ना। तो कैटाबॉलिज्म मतलब किसी चीज़ को तोड़ा जा रहा है, काटा जा रहा है, ऐसे याद कर लीजिए, क से काटना, क से क्या, कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म का मतलब किसी चीज़ को क्या है, तोड़ा जा रहा है, जैसे कि ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है, ठीक। और इसके अंदर क्या होता है, एनाबॉलिज्म भी होता है, यानी किसी चीज़ को बनाया जा रहा है, जैसे सेल के अंदर क्या प्रोटीन के सिंथेसिस हो रहा है या लिपिड बन रहा है, ठीक है। तो एक क्या हो गया, इसका एक फंक्शन क्या हो गया, मेटाबॉलिज्म। दूसरा क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम करते हैं सेल। मतलब मान लीजिए बच्चा है छोटा सा, उसका ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, वो बढ़ रहा है, तो कैसे होता है, सेल बढ़ते हैं। एक तो इस सेल का साइज बढ़ता है और दूसरे सेल डिवीजन होकर सेल का नंबर बढ़ता है, ठीक है ना। एक सेल था, 2 हो गए, 2 थे 4 हो गए, 4 थे 8 हो गए, तो सेल का नंबर भी बढ़ रहा है और सेल का साइज भी बढ़ रहा है। तो उसमें ये सेल हमको क्या करता है, हेल्प करता है। ऐसे एनर्जी प्रोडक्शन में काम करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और क्या, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन बनाता है ये सेल। और क्या करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी इन अदर सब्सटेंस टू अदर सेल, ठीक है ना। एक तो मान लीजिए एक सेल के अंदर ज़रूरत है, वहाँ पे उसकी ज़रूरत अभी नहीं है। मान लीजिए एक सेल है, उसके पास में क्या है, एनर्जी है, और वहाँ पे अभी उसको यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं दूसरी जगह जहाँ पे ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे उसको क्या करते हैं, भेजते हैं ये। जैसे कि मान लीजिए मेरा हाथ चल रहा है अभी और मेरी ज़बान ज़्यादा चल रही है, बाकी चीज़ें इतनी चल नहीं रही हैं, तो वहाँ पे एनर्जी का कंजप्शन कम हो रहा है, लेकिन ज़बान बार बार चल रही है, बार बार चल रही है, तो ये अकेले कितना बनाएगा। तो फिर क्या होता है, दूसरे जो सेल होते हैं ना, वो अपनी एनर्जी को उधर भेजते हैं, तो वही कहा जा रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ऐसे क्या है, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। जो हमारे सेल होते हैं वो क्या कहते हैं, इन्फेक्शन के अगेंस्ट भी फाइट करते हैं।
पे इन्फेक्शन यानी जो हमको बीमारी करने वाले पैथोजन होते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, वो अंदर आते हैं तो उसको फेगोसाइटोसिस करते हैं, उसको मारते हैं, उसके अगेंस्ट क्या एंटीबॉडीज़ वगैरह बनाते हैं। तो ये काम भी सेल का होता है, जैसे कि WBCs का एक मेन रोल होता है इसके अंदर। ठीक, ऐसे क्या प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, ये जो सेल होते हैं ये हार्मोन का प्रोडक्शन भी करते हैं। ठीक है ना, अलग अलग हमारे क्या कहते हैं ग्लैंड है जहाँ से क्या कहते हैं हार्मोन रिलीज होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारा एक एड्रीनल ग्लैंड है जहाँ से एड्रीनलिन रिलीज होता है। तो ऐसे बहुत सारे हार्मोन हमारे ऐसे क्या है, बहुत सारे ग्लैंड हैं। तो ग्लैंड के अंदर भी तो क्या है, सेल ही तो है, उस सेल से मतलब क्या कहते हैं हार्मोन रिलीज होता है। और कई सारे ऐसे भी सेल हैं जहाँ पे वो पूरा ग्लैंड नहीं है, लेकिन वो क्या कुछ सेल हैं वहाँ से ही हार्मोन रिलीज हो जाते हैं या न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह रिलीज होते रहते हैं। ठीक, और क्या होम्योस्टेटिस में होम्योस्टेसिस में ये काम करते हैं। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मेरा टेम्परेचर बॉडी का बढ़ रहा है, बॉडी का टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या होता है, पसीना रिलीज होने लगता है। तो ये कौन करता है, ये सेल परफॉर्म करते हैं। ठीक है ना, बॉडी का टेम्परेचर हो गया या pH लेवल को मेंटेन करने में काम करते हैं, या जो आयंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर उनका कंसंट्रेशन मेंटेन करने में क्या है, सेल काम करते हैं, उसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस। आयंस क्या होते हैं, जैसे कि सोडियम आयंस होंगे, सोडियम आयंस हो गए, कैल्शियम आयंस हो गए, इनकी बड़ी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी के अंदर। हम लोग नमक लेते हैं तो वहाँ से हमको सोडियम आयन मिल जाते हैं, क्लोरीन आयन मिल जाते हैं। ऐसे ही हम लोग पोटेशियम वगैरह खाते हैं, बहुत सारी जो चीज़ें खाते हैं खाना, उसमें हमको पोटेशियम मिल जाता है, जिंक आयंस मिल जाते हैं। ठीक है ना, तो उनको मेंटेन करने का कभी ज़रूरत पड़ती है बॉडी से बाहर निकालने का तो बाहर निकालते, कभी ज़रूरत पड़ती है रोक के रखने का तो रोक के रखते हैं। तो ये काम भी सेल का होता है। ठीक, अब ये कि अलग अलग जो हमारे बॉडी के ये हमारे अब जो अलग अलग हमारे क्या कहते हैं सेल के कंपोनेंट्स हैं, उनका हम लोग थोड़ा सा मतलब एक ओवरव्यू देख लेते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, और ख़ास तौर से माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तो पूछता है ज़्यादातर। ठीक है ना, इसका स्ट्रक्चर देना मैं भूल गया हूँ, बहुत आसान सा स्ट्रक्चर, उसको देख लीजिएगा आप। ठीक है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया आर इंट्रासेलुलर। ये माइटोकॉन्ड्रिया ना, ये क्या कहते हैं सिंगुलर नहीं है, इसका सिंगुलर होता है माइटोकॉन्ड्रियम। ठीक है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया आर इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल्स दैट आर एसेंशियल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड सेलुलर रेस्पायरेशन। ठीक है, ये मैंने इसका फंक्शन बता भी दिया था। ये क्या है, आप इसको कैसे लिखेंगे, तो ये कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल्स हैं। इंट्रासेलुलर मतलब कि जो सेल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है ना, सेल के अंदर पाया जाता है उसको इंट्रासेलुलर बोलेंगे, सेल के बाहर जो चीज़ पाई जाती है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर बोलेंगे। ठीक है ना, और ये एनर्जी प्रोडक्शन के लिए काम करते हैं। और जो प्रोसेस हो और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, सेलुलर रेस्पायरेशन बोलते हैं। अब ये सेलुलर रेस्पायरेशन को और डीपली अब जब देखने जाते हैं तो उसको हम लोग वहाँ पे बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, क्रेब्स साइकिल चल रहा है, TCS साइकिल भी बोलते हैं उसको। ठीक, इसलिए हम लोग क्या है, चूँकि यहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, या चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी बोला जाता है, या स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी बोला जाता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो मतलब उस प्लाज्मा को क्या करता है, घेर के रखता है। ठीक है ना, जो सेल के अंदर जो भी लिक्विड है इसलिए उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अब ये सेल मेम्ब्रेन क्या है, तो जो मतलब सेल को चारों तरफ से घेर के रखता है। ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन मैंने आपको समझा दिया था, दिखा दिया था इससे। ठीक है ना, साइटोप्लाज्म मतलब जो सेल के अंदर जो मटेरियल है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है ना, जो लिक्विड है, और उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट भी करता है, यानी इधर उधर बहने नहीं देता है। अब ये किसका बना होता है, तो फॉस्फोलिपिड बाई लेयर का बना होता है। फॉस्फोलिपिड मतलब क्या है, उसमें फॉस्फोरस और लिपिड है, और दो बाई लेयर का, एक लेयर दो लेयर। ठीक है ना, दो लेयर बना रहता है, उसका पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें डीप नहीं जाना आपको। ठीक है ना, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर का बना होता है ये। ठीक, और इसमें क्या प्रोटीन भी यूज़ हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी यूज़ होता है, मिनरल्स वगैरह भी होते हैं इसके अंदर। ठीक है, लेकिन ये दो मेन चीज़ें हैं, उसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड बाई लेयर का ये बना होता है, ये याद रखिएगा ज़रूर। फॉस्फोलिपिड बाई लेयर का हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो बना रहता है। इसका फंक्शन क्या होता है, एक तो ये कि जो भी इसके अंदर मटेरियल है उसको क्या है, अपने अंदर बंद करके रखता है, कवर करके रखता है। और दूसरे इसका एक मेन काम ये भी होता है इस मेम्ब्रेन का कि कुछ चीज़ों को अंदर आने देता है सेल के, और कुछ चीज़ों को नहीं आने देता है। ठीक है ना, ऐसे ही कुछ चीज़ों को बाहर जाने देता है और कुछ चीज़ों को बाहर नहीं जाने देता है। ठीक, इसी से किसी भी सेल की परमिएबिलिटी क्या है, मतलब पता चलती है कि कितना परमिएबल। अगर ज़्यादा परमिएबल होता है तो ज़्यादा चीज़ों को अंदर आने देता है, अगर कम परमिएबल होता है तो कम चीज़ों को अंदर आने देता है। और इसका काम ये भी होता है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सेल को। ठीक है, और एक शेप भी देता है। इसी सेल मेम्ब्रेन की वजह से ही एक सेल को शेप मिलता है, वरना लिक्विड है कैसे इधर बह जाएंगे उधर बह जाएंगे, तो वो उसको घेर के रखता है, तो एक शेप बन जाता है सेल का। ठीक, अब आगे है न्यूक्लियस।
तो न्यूक्लियस क्या है, तो ये एक राउंड जैसा ना, राउंड शेप में, उसको बोलते हैं स्फेरिकल शेप का इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल है, ये भी सेल के अंदर पाया जाने वाला है, ठीक है ना। विच हैज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसका खुद का एक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है ना, एक इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसके अंदर, और क्या होता है उसके अंदर डीएनए होता है, ठीक है ना, आरएनए भी होता है, और डीएनए के अंदर जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, यानी जो एक सेल से दूसरे में जाते हैं और एक क्या कहते हैं पेरेंट से दूसरे अपने बच्चों में जो क्या कहते हैं कुछ मतलब चीज़ें ट्रांसफर होती है ना, जैसे कि बच्चा अपने बाप की तरह दिख रहा है या अपनी माँ की तरह दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टर से एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होते हैं तो वो होता है डीएनए की वजह से, जो उसमें जेनेटिक मटेरियल होते हैं उसकी वजह से, ठीक है ना। और इसका फंक्शन क्या है, तो ये जो सेल की एक्टिविटीज़ है, जो सेल काम कर रहा है उसको कंट्रोल करता है, ये सेंटर होता है सेल का, और ये समझिए वहीं से ये सरकार है, ये पूरे चलाता है सेल को, कैसे आपको क्या काम करना है। इसके अंदर डीएनए और आरएनए होते हैं, जो आरएनए होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है। अब ये पूरा एक प्रोसेस होता है, ठीक है ना, एमआरएनए होता है, आरएनए होता है, वो इसमें डिटेल में नहीं जाना आपको, ठीक है। उसके बाद आता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तो ये भी सेल के अंदर पाया जाने वाला एक ऑर्गेनल होता है। ऑर्गेनल मतलब एक कंपोनेंट होता है जिसके पास क्या होता है, सैक्स होते हैं। सैक मतलब होता है बैग, ठीक है ना, या आप ये भी कहते हैं कि सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके पास, ठीक। अब उसके अंदर वो क्या करता है, जो भी मतलब क्या कहते हैं प्रोटीन वगैरह बन रहा है या कहीं पे लिपिड वगैरह है, तो उनको क्या करता है, रिसीव करता है, क्या करता है, रिसीव करता है, फिर उसको मॉडिफाई करता है, यानी उसको अच्छे साफ सुथरा करके स्टोर कर लेता है अपने पास, ठीक है ना। जैसे कि प्रोटीन हो गया, लिपिड्स हो गए, ठीक है ना, और फिर उनको जहाँ पे ज़रूरत होती है सेल के अंदर या सेल के बाहर, ठीक है ना, उनको ये जो उसने प्रोटीन को या लिपिड को अपने अंदर स्टोर किया है, तो अगर उसको ज़रूरत होती है सेल के बाहर भेजने की तो सेल के बाहर भेज देता है, या सेल के अंदर अगर ज़रूरत होती है तो सेल के अंदर भी रखता है उसको, ठीक है। और क्या, इट वर्क्स लाइक ए पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग सेंटर। इसको हम लोग ये भी बोलते हैं कि पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग सेंटर होता है, ठीक है ना। कोई फैक्ट्री है तो उसमें जो चीज़ें बन वगैरह रही हैं, जैसे कि मान लीजिए क्या कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन वगैरह बन रहा है, लिपिड वगैरह बन रहा है, तो वो उनको क्या कहता है रिसीव करता है, पैक करता है, और फिर क्या है भेजता है जहाँ पे ज़रूरत होती है। उसके बाद आता है आपका लाइसोसोम, इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर इंजाइम वगैरह होते हैं, अभी सेल के अंदर पाए जाते हैं बड़ी तादाद में, ठीक है ना, ये हज़ारों में पाए जाते हैं। तो जिसके अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव इंजाइम होते हैं, यानी जो किसी चीज़ को डाइजेस्ट कर दें, यानी किसी चीज़ को गला दें, उसको तोड़ दें, उसको भस्म कर दें, उसको डिस्ट्रॉय कर दें, तो ऐसे इंजाइम होते हैं इनके पास में, ठीक है ना। और ये इसके अलावा ये क्या है, सेल के अंदर ये हेल्प करते हैं डाइजेशन में, किसी चीज़ को डाइजेस्ट करना है, तोड़ना वगैरह है तो उसमें हेल्प करते हैं। ऐसे फेगोसाइटोसिस में ये काम करते हैं कि बैक्टीरिया वगैरह आ गया उसको अपने अंदर लेके उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है ना। और कई बार ऐसा होता है, कभी ज़रूरत पड़ती है तो ये बस्ट आउट हो जाते हैं, अपने आप को फाड़ देते हैं एकदम से, और पूरा सेल फिर क्या होता है, डैमेज हो जाता है, ठीक। उसके बाद आता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने बताया कि ये दो तरीके का होता है, ये भी एक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है ना। ये आपका सेल हो गया, मान लीजिए न्यूक्लियस हो गया, तो यहाँ से ये ऐसे 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 बने रहते हैं, कभी यहाँ पे मिले रहते हैं, कभी इधर भी मिले रहते हैं, और हो सकता है इधर भी न भी मिले हों, ऐसे ऐसे वो मतलब रहते हैं। अब कभी ऐसा होता है कि इस पर डॉट्स होते हैं, ठीक है ना, डॉट जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं हम लोग राइबोसोम, ठीक है ना। अब ये होते हैं, ठीक ना। और एक ऐसा होगा आपका कि जो मतलब ऐसे है, ऐसे 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 है, और उस पर कोई डॉट नहीं है, तो ये जो आपका दिख रहा है ना, ये जो मतलब प्लेन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्मूथ सरफेस। इसका सरफेस क्या है, स्मूथ है सरफेस, तो इसको बोलते हैं स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसमें ये डॉट जैसे स्ट्रक्चर देखते हैं उसको बोलते हैं हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। इस वाले में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, और इस वाले में क्या होता है आपका लिपिड का प्रोडक्शन होता है, सिंथेसिस होता है, यहाँ से बनते हैं, ठीक। यही सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। और ये रफ क्यों होता है, कि इसकी वजह से ये रफ दिखता है, ठीक है ना, खुरदुरा खुरदुरा सा दिखता है। अब आगे आपका क्वेश्चन, ठीक है ना। इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, इसको मिटा दूं मैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे अब क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कुछ। तो सबसे पहले क्या है क्वेश्चन आपका, डिफाइन सेल। सेल क्या होता है उसको डिफाइन करना है। और उसके बाद क्या है, राइट ए नोट ऑन कंपोनेंट्स ऑफ सेल। सेल और कंपोनेंट क्या, उसके ऊपर एक नोट लिखिए। तो पूरा मैंने अच्छे से आपको याद भी करा दिया, डिफाइन भी कर दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया। और उसके बाद क्या कह रहा है कि ड्रॉ ए नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ सेल। सेल का एक नीट और लेवल डायग्राम बनाइए, ठीक। तो बहुत आसान सा है, ठीक है ना, बहुत आसान सा। मैं एक छोटा सा जल्दी से बना रहा हूँ, एक ऐसे आप बना दीजिए, या इसको आप चौकोर भी बना सकते हैं, ठीक। उसके बाद आप यहाँ पे एक इसको न्यूक्लियस बना दीजिए, ठीक, ये हो गया। उसके बाद आपको इसमें एक बनाना है गोल्जी बॉडी, तो उसको आप ऐसे 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 बना दीजिए, ठीक है ना। ये आपका गोल्जी बॉडी हो गया,
ठीक, ऐसे गोल गोल से बना दीजिए, एक दो ऐसे रख दीजिए इधर बैग जैसे। और उसके अलावा आपको बना देना माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, ये आपने बना दिया। फिर उसमें ऐसे ऐसे बना दीजिए, ठीक है ना, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। फिर एक गोला बना दीजिए, लाइसोसोम हो जाएगा आपका, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आप ऐसे ऐसे बना दीजिए, इसको बोलेंगे हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 2 बना दीजिए ऐसे, ठीक है ना। एक पे आप डॉट लगा दीजिए ऐसे, ठीक है ना, और एक को खाली रख दीजिए, तो ये आपका हो गया। और क्या बचा इसमें आपका, गोल्जी गोल्जी हो गया। और उसके अलावा आप अगर बनाना चाहें तो सेंट्रियोसोल बना सकते हैं, उसमें भी ऐसे ऐसे आप इस बना दीजिए, ठीक है ना, ऐसे ऐसे कर देंगे, सेंट्रियोसोल हो गया। और क्या बनाना है इसमें, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, इसको राइबोसोम दिखा दीजिए, या आप ऐसे छोटे छोटे बना दीजिए। और इसमें कहीं कहीं ना ऐसे ऐसे बना दीजिए, ठीक है ना, ऐसे स्ट्रक्चर और भी बना दीजिए, बस हो गया इतना। तो इस तरीके से और आप देख लीजिएगा एक बार जो मैंने बना वहाँ पे दे रखा है, और उसके हिसाब से आप एक अच्छा सा नीट सा बना लीजिएगा। उसके बाद है मेंशन द फंक्शन ऑफ सेल, सेल के फंक्शन क्या है वो मैंने बता दिया आपको। मेंशन द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम, ठीक है ना, लाइसोसोम के फंक्शन क्या होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या वो बताना है। ऐसे क्या है, टाइप ऑफ सेल बताइए, 2 तरीके का सेल होता है वो मैंने बता दिया। अब महाराष्ट्र का पेपर 2023 का था, उसमें कौन से क्वेश्चन पूछे गए, इसमें पूछा था राइट एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा था कि इसका आपको स्ट्रक्चर भी बनाना है माइटोकॉन्ड्रिया का और इसका फंक्शन लिखना था। कर्नाटका में पूछा था व्हाट आर लाइसोसोम, 1 नंबर का क्वेश्चन था, लाइसोसोम क्या होते हैं। हरियाणा में इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। बीटी यूपी में क्या पूछा गया, राइट ए नोट ऑन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर आपको एक नोट लिखना है, ठीक है ना। और फिर एक क्वेश्चन 1 नंबर का था पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं वो बताना आपको, ठीक। अगला पेपर हमारे पास गुजरात का, तो यहाँ पे पूछा था ड्रॉ ए नीट लेबल्ड डायग्राम ऑफ सेल, ठीक है ना। और उसके बाद एक अच्छा सा साफ सुथरा सा डायग्राम बनाना है सेल का, और इसके जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनको बताना है, ठीक है ना, उनको बनाना है उसके अंदर। उसके बाद है ये छत्तीसगढ़ का CSVTU, उसमें पूछा था राइट द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइक्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और माइक्रोसोम का फंक्शन क्या होता है वो लिखना है। उसमें आपको डिस्क्राइब करना है सेल क्या होता है, एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फंक्शन विद सुइटेबल डायग्राम, एक डायग्राम बनाना है, ठीक है ना, उसका सेल का स्ट्रक्चर बनाना है, फिर उसके फंक्शन क्या क्या है वो लिखने हैं। तो ये जो चैप्टर था यहीं पे ये कंप्लीट हो रहा है। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है, मेरा पढ़ाया वो आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।